आपको बता दें ईरान अमेरिका में एक बार फिर युद्ध के हालात भड़कते नजर आ रहे हैं, इसे लेकर हम चर्चा कर रहे थे। और दो तस्वीरें अब जंग से जुड़ी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर देखिए। सीज फायर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्या उसका उल्लंघन हुआ है, ये इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठ रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका पर अटैक किया, अमेरिका कहता है हमने ईरान पर काउंटर अटैक किया। पहली तस्वीर उस वक्त की जब ईरान ने अमेरिका पर मिसाइलें दागी, दूसरी तस्वीर अमेरिका के डिस्ट्रॉयर की है और ईरान ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिका के डिस्ट्रॉयर भाग खड़े हुए और अमेरिका ये कह रहा है कि हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि इसने सीज फायर का उल्लंघन किया, हमारी तरफ से पहला अटैक नहीं किया गया था। इस बीच पश्चिम एशिया में सीज फायर के टूटने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान भी सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध को लेकर ये ईरान का हमला बेहद मामूली सा था। हमने ईरान को करारा जवाब दिया। ट्रंप कह रहे हैं सीज फायर नहीं होता तो हम अच्छे से बता देते। ट्रंप धमका भी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी कहा कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमारे हमलों से ईरान को नुकसान जरूर पहुंचा है। और इस बयान से पहले ट्रंप ने एक पोस्ट भी किया। अपने पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा वो भी हम आपको बताते हैं। अमेरिका के वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर्स ने बरसते गोलों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। हमारे तीनों डिस्ट्रॉयर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ईरानी हमलावरों को बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि हमारे डिस्ट्रॉयर्स पर मिसाइल और फिदाइन ड्रोन से हमले हुए जिन्हें हमने हवा में ही मार गिराया। दूसरी तरफ ईरान ने यह दावा किया था कि हमने अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स को तबाह कर दिया है, तो इसे खारिज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो तो युद्ध विराम था, नहीं तो हम एक ही झटके में ईरान को तबाह कर देते। इतना ही नहीं, उन्होंने ईरान की लीडरशिप तक को पागल कह दिया। उन्होंने लिखा है कि ईरान एक आम देश नहीं है, ईरान की कमान पागलों के हाथ में है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर इन्हें परमाणु हथियार चलाने का मौका मिल गया तो बिना किसी सवाल के ये पागल परमाणु बम दाग देंगे। तो आप सोचिए कि अमेरिका जैसे दमदार मुल्क के राष्ट्रपति किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी खींच दिखा रहे हैं और अपना यहाँ धमकी भरा तेवर दिखा रहे हैं। और चलिए बात कुछ और जानकारी आपको दे तो ईरान की ओर से अमेरिका के 3 वॉरशिप को टारगेट करने का दावा किया गया है। अब आपको बताते हैं कि ईरान के करीब अमेरिका के कौन-कौन से 3 वॉरशिप तैनात हैं। तो और कहां पर इन वॉरशिप्स की मौजूदगी है ये भी हम आपको बता देते हैं, जिन पर ईरान ने दावा किया है कि हमने हमला किया है। बहरहाल ये सारे जहाज जो हैं वो हॉर्मुज के पास तैनात हैं और हमले के बाद खाड़ी की ओर ये डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। हॉर्मुज के मुहाने के पास तैनाती इन्हें किया गया था। इंटरनेशनल शिप को सुरक्षा देने के लिए इनकी तैनाती यहाँ पर करवाई गई थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो सेफ पैसेज उन्हें मिल गया है। हमला मिसाइल के जरिए और ड्रोन के जरिए ईरान ने करने की कोशिश जरूर की, लेकिन हम वहां से सुरक्षित बाहर निकल आए। तो क्या करके हम बता रहे हैं कि कौन कौन से वो डिस्ट्रॉयर हैं जो कि यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो देखिए यूएस राफेल पेराल्टा 6 मई को हॉर्मुज को पार कर चुका था और फारस की खाड़ी के पश्चिमी हिस्से में ये तैनात था। 2 जहाजों के साथ यूएस डिफेंस में इनकी तैनाती थी। अमेरिका के लेयर डिफेंस सिस्टम का भी ये हिस्सा बने हुए थे। ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध पर ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे डिस्ट्रॉयर को नुकसान नहीं पहुंचा, ईरान ने डिस्ट्रॉयर पर मिसाइलें दागी। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने फिदाइन ड्रोन्स भी हमले में इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे तीनों शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर बेहद सुरक्षित हैं और ईरान को ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जनरल माथुर आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए दोनों ही देश ये कह रहे हैं कि हमने पहले सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया, हमारी तरफ पहले हमला किया गया जिसका हमने जवाब दिया। लेकिन क्योंकि आप युद्ध के हालात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, कौन सा मुल्क सच बोल रहा है? अब मुझे लगता है ये अंदाजा लगाना हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के लिए, हमारे जो विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबके लिए काफी मुश्किल है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन वो बात मैं फिर दोबारा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब आप जो वायलेंस ऑफ ए रेडिकल माइंड उसको आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि, और ये जो आज एक रेडिकल रजीम ईरान में चल रही है। कल भी मैं ये कह रहा था कि ईरान जो है वो पाकिस्तान की राह पर बढ़ रहा है आगे, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा अजूबा देश है जहां पर आर्मी के पास देश है, आमतौर पर देशों के पास आर्मियां हो करती हैं। वही हाल मुझे ईरान का होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान इज नो मोर अ स्टेट विद अ पावरफुल मिलिशिया, इट इज अ मिलिशिया विच हैज अ स्टेट। और वो मिलिशिया डिसाइड कर रही है, और वो ऐसी ब्रूटल और रेडिकलाइज्ड मिलिशिया है जो अपने आंतरिक प्रदर्शन को भी दबाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको याद होगा 27-30 हजार लोग उन्होंने मार दिए। और यहाँ पर तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है, किसने शुरू किया किसने खत्म किया, वो चलते रहेंगे। लेकिन आप देखिए कि ईरान लगातार
कुछ ना कुछ कर रहा है, चाहे वो यूएई पे आक्रमण हो, चाहे कुछ भी हो, और या फिर दबाव बनाने की कोशिश हो। तो ये बात में आपको ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि किस प्रकार से इसका इसका निकाला जाए। और चाहे फैक्ट बात ये है, झुकने की हो या फिर एक कॉमन फैक्ट एक्सेप्टेंस पर आने की कि आखिर किस बात पर डील हो अमेरिका ईरान के बीच की जंग खत्म हो सके, इसे लेकर भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल ईरान नजर नहीं आ रहा है। संजीव जी, 30 दिन के इस कथित युद्ध विराम के बाद अगर अटैक्स शुरू होते हैं तो ये पहले के युद्ध से कितने अलग होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे? चूंकि कोशिश होगी कि कम हमलों में ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, युद्ध खत्म हो या फिर वो अपने टारगेट्स अचीव कर सकें। अमेरिका भी चाहेगा कि वो कम से कम नुकसान में यूरेनियम ले जंग से बाहर निकल आए, क्योंकि ईरान तो किसी भी बात पर सहमत होने के लिए तैयार है नहीं। देखिए, ईरान की जो एक हार्ड लाइन इस्लामिक रिजीम वर्तमान समय की है, वो जैसा व्यवहार कर रही है, ऐसे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वो अपने पतन की राह पर, जो टोटल जो डिक्लाइन जिसको बोलते हैं और पूरा टोटल डेसिमेशन, उसकी जो राह पर वो आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरीके का जो व्यवहार है वो उनके स्वयं के लिए बहुत घातक साबित होगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज देखिए, वहां पर आवागमन को बाधित करना, वहां पर अगर अमेरिका अपने शिप्स को मूव कराने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोकना और उसके ऊपर हमले करना, ये जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी वायलेशन है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी हो या अन्य जो कस्टमरीज मैरीटाइम रिलेटेड जो रूल्स हैं, वो सभी को इस तरीके के हमलों के माध्यम से वायलेट किया जा रहा है। ये जो नेचुरली बिल्ट इंटरनेशनल वाटरवे है, ये इस किसी एक राष्ट्र का उसके ऊपर कोई हक नहीं है। और अगर ईरान की इस्लामिक रिजीम ये कहेगी कि ये हमारी टेरिटरी है और हम इसको जैसे चाहेंगे वैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन है। पूरी दुनिया इससे प्रभावित है और इसका नॉर्मलाइजेशन होना, इसका डीवेपनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन जनरल माथुर, जब ये वॉर शुरू नहीं हुआ था तब तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला ही हुआ था। जैसे संजीव श्रीवास्तव सर भी कह रहे हैं कि इसका गलत तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश ईरान कर रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ईरान किस ताकत का अंदाजा अमेरिका की वजह से ही उसे पता लगा कि पूरी दुनिया की नब्ज मेरे हाथ में है, जिसको कंट्रोल करके मैं अपने हिसाब से अपनी शर्तें रख सकता हूं। यानी इस वॉर के बाद ईरान को और ज्यादा मजबूत कराने में अगर किसी का हाथ है तो वो अमेरिका है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक आपका ध्यान एक इंटरव्यू की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। शाहजानी नाम के एक मिलिट्री एडवाइजर थे जब अली खamenei जिंदा थे, और उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपके ऊपर 47 वर्षों से इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कुछ क्यों नहीं करते? तब उन्होंने कहा था कि जब हमारे ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आएगी तब हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो इस बात को समझते थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना या उस पर यातायात को बाधित करना अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। और ये इंडिपेंडेंट वाटरवेज हैं जिस पर किसी भी राष्ट्र का हक नहीं हो सकता। तो ये बात उनको पता थी, और चूंकि इस बात का उनको आइडिया था, अब उनको लगा कि अब ईरान के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। आप देखिए किस प्रकार से ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमर्स, चीज के ऊपर आयात निर्यात सब पे असर हुआ। तो उनको लगा कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और इस वजह से उन्होंने शायद इसको बाधित करने